नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ को टॉप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ लता। और इस समय मैं हल्द्वानी के नवनिर्वाचित विधायक सुमित हृदय जी के साथ मौजूद, जिनसे हम सीधे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मैंडेट हल्द्वानी की जनता ने सुमित जी को दिया, अब किस तरीके से सुमित जी जनता की सेवा करेंगे और क्या कुछ विजन उनका हल्द्वानी की जनता के लिए है। सर, पहले आपका स्वागत मैं करना चाहूँगी और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको जनता ने इतना प्यार दिया और 7,000 वोटों से आपने रोहतरा जी को हराया है। तो सर, अब आगे की क्या प्लानिंग है और किस तरीके से अब जो जनता ने आपका जो आपको मैंडेट दिया है सर, उसका किस तरीके से अब जवाब उस जनता को मिलेगा? नहीं, देखिए, ये तो एक परंपरागत सेवा भाव मैं कह सकता हूँ। अगर इस घर की मैं बात करूँ जिसमें आप इस समय इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ पे तो देखिए, मैंडेट से पहले और मैंडेट के बाद हमेशा यहाँ पे एक वो रहा है, एक एक्सपेक्टेशन रही है लोगों की। और लोग आज भी आप देखेंगे कि जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं, लोग जो बैठे हैं, ये चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, ये सारी चीज़ें बराबर निरंतर चली आई हैं। जब माता जी यहाँ पे थी तब भी जीवित थी, तब 50 वर्षों से ज़्यादा तक उन्होंने सेवा भाव से, समर्पण से यहाँ के लोगों की सेवा करी और कार्य करे। और अब वही उन्हीं पच्चनों पे आगे चल के वही Exactly, मतलब इंदिरा हृदय जी का अपना एक कद था, उनको जनता प्रेम करती थी, उन्होंने काम किया था। लेकिन अभी आप अगर हम देखें तो हल्द्वानी में एक नए चेहरे के तौर पर हैं, विधायक के तौर पर अगर मैं बात करूं, और वो प्यार जनता ने आपको दिया है। हालांकि आप कह रहे हैं कि उनकी सेवा हालांकि निरंतर की गई और आगे भी करेंगे, लेकिन सर जिस तरीके से आपने अपनी माता जी का जिक्र किया, स्वाभाविक है, एक राजनीतिक परिवार से आप हैं तो राजनीति आपके खून में बसी होगी। लेकिन अब तक जिस तरीके से इंदिरा जी ने हल्द्वानी को जो संभाला सर, उनके मार्गदर्शन को लेकर आप पूरी तरीके से यहाँ पर काम करेंगे और अब आपके कंधे पर ये जिम्मेदारी आई है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, जिम्मेदारी बहुत अहम आई है और जिम्मेदारी जो है वो ऐसे समय पे आई है जब वो हमारे बीच में नहीं रही है। तो अवश्य जिम्मेदारी जो है, इसकी जो गंभीरता है वो बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि पिछले एक दशक से ज़्यादा जब वो नेता प्रतिपक्ष भी रही, मंत्री भी रही, उनका जो स्थानीय कार्य था यहाँ का, हल्द्वानी का, वो मैंने काफ़ी हद तक संभाला था। एक दिन में कोई इंदिरा हृदय नहीं बन सकता है, लेकिन उनके सहयोगी बनकर मैंने अथक प्रयास करे कि जो कार्य, जनता के सामान्य कार्य जो है, उनके निस्तारण में मैं अपना योगदान दूँ। तो अब लेकिन सारी जिम्मेदारी, जैसा आपने कहा, बखूबी जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म, हर बूथ से मुझे वोट मिला। अगर भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियां भ्रांतियां फैलाना चाहें तो ये उनकी गलतफहमी है। मैं तो केवल इतना धन्यवाद दे सकता हूँ। हर बूथ से, हर जगह से, हर क्षेत्र से मुझे वोट पड़ा। तो ये जिम्मेदारी मेरी बनती है कि जिस प्रकार से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और क्षेत्रवाद की राजनीति से ऊपर उठकर मेरी माता जी ने कार्य करा, मैं वैसे कार्य करूं। अभी तो देखिए, अभी तो शुरुआत है। अभी विधिवत जब शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद जब कार्यों की एक शैली चालू होगी, और हाँ, तो उसके बाद पता लगेगा कि सुमित हृदय कितना कर सकते हैं। मेरे को विश्वास है। तो सर, पहली प्रायोरिटी आपकी हल्द्वानी को लेकर क्या होंगी? किन किन मुद्दों को लेकर आप पहले आगे बढ़ना चाहेंगे? नहीं, मेरी पहली और आखिरी प्रायोरिटी केवल एक है कि जो भी व्यक्ति इस घर में आए या मुझसे संपर्क करे, वो निराशा अपने हाथ में लेके ना जाए। मेरी पहली प्रायोरिटी और आखिरी प्रायोरिटी है। उसके अलावा देखिए, विकास मुद्दा था नहीं चुनाव में, बेरोजगारी मुद्दा था नहीं चुनाव में, ये सारे मुद्दे सर, मुद्दा था नहीं है, कांग्रेस पार्टी मुद्दा उठा नहीं पाई? नहीं, हाँ। नहीं था। नतीजे बता रहे हैं, कांग्रेस ने बखूबी उठाया, कांग्रेस के घोषणा पत्र ने बखूबी उठाया। ये कोई मुद्दे नहीं थे। ना गैस का सिलेंडर लोग को महंगा लग रहा था, ना उनके घर में जो लोग बच्चे बेरोजगार थे वो उनको बुरा लग रहा था। देखिए, ये जनादेश है, इसको समझने के लिए आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो मेरी प्रायोरिटी ये है कि व्यक्तिगत तौर से जितने से ज़्यादा लोगों से मैं सीधा संपर्क साध सकूं, और मेरे संपर्क में जो लोग आए और मुझसे अगर कोई कार्य के लिए कहें, मैं वो कर पाऊं, ये मेरी प्रायोरिटी है। और यही मतलब मैं इसको वो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से 70 की 70 विधानसभाओं में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। 19 ही हम जीते, 51 हारे।
जो 51 हारे भी हैं उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें भी इसी मेरे ख्याल से इस तरीके से कार्य करना चाहिए। यही आगे भविष्य की राजनीति है। व्यक्तिगत तौर से हम कितने लोगों को अपने साथ जोड़ सकें, व्यक्तिगत तौर से हमारे संपर्क में जो लोग आए उनको हम कितना सेटिस्फाई कर सकें। लेकिन सर आपने कहा कि जो 51 विधायक हारे वो निराश ना हो, लेकिन आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि निराशा का ये जो हार का ये कारण क्या हो सकता है? क्योंकि परंपरा टूटी, मिथक टूटा, हम लगातार ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ये मिथक जो टूटा सर, कारण क्या आप मानते हैं इसके पीछे? राष्ट्रीय मीडिया जो देखिए, कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के पास चाहे 1 लाख हों, भाजपा पे 10,000 हों, उत्तराखंड क्रांति दल पे 2,000 हों, लेकिन जो टेलीविज़न हर घर में है वो सबसे बड़ा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है। नफरत का जाल बुनने में और बिछाने में जो बिसात उन्होंने बिछाई है, जिस प्रकार से राष्ट्रीय मीडिया मैनेज्ड है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और हर दिन नफरत बेच रहा है। सही बड़े आरोप आप राष्ट्रीय मीडिया पर लगा रहे हैं, ये आरोप पहले भी आप लगा चुके हैं। नहीं, स्थानीय मीडिया के लिए देखिए, स्थानीय मीडिया तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ। मैं तो राष्ट्रीय मीडिया चैनल मेरे सामने कोई आ जाए तो मैं उनसे भी उनके मुंह पे कह दूंगा, देखिए हमें डर नहीं है, डर के हमने ना राजनीति करनी सीखी है ना अपनी ये भारत के लोकतंत्र के लिए और इसकी आज़ादी के लिए कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ, स्थानीय मीडिया ने अपना बहुत अहम रोल, जो किरदार है उसको निभाया, लेकिन जो राष्ट्रीय मीडिया नफरत बेच रही है उसकी खपत हो रही है। तो यही मुद्दा है, इसको हम कैसे काउंटर करें? नफरत के जो बीज बोए गए हैं, जो जड़ों में अब हमें दिख रहा है साफ साफ। कांग्रेस उसे रेक्टिफाई कीजिए ना, क्यों नहीं कांग्रेस रेक्टिफाई कर? कांग्रेस क्यों नहीं कर रही रेक्टिफाई? अगर आप राष्ट्रीय मीडिया पर आरोप सर लगा रहे हैं, मानते हैं चलिए तथ्यात्मक ही रिपोर्ट कोई पेश करता है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मीडिया की वजह से कांग्रेस उत्तराखंड में हारी, तो सर ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं हो सकता ना सर। कहीं ना कहीं जनता भी ये देख पा रही होगी कि कौन पार्टी काम कर रही है, कौन धोखाधड़ी कर रही है, कौन धन बल के हिसाब से जीतना चाह रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय मीडिया पर आरोप लगा देना सर, क्या ये पूरा हो जाएगा अपने जवाब को रेक्टिफाई करना सर? मेरे ख्याल से एक बारी आपने पहले भी मेरा इंटरव्यू लिया था जब ये राष्ट्रीय मीडिया पे, आप राष्ट्रीय मीडिया नहीं है, आप यहाँ की मैं नहीं सर, मैं सिर्फ राष्ट्रीय मीडिया पर हम आरोप नहीं लगा सकते ना सर। आप मीडिया के जो चौथा स्तंभ का उनकी जो कार्यशैली होनी चाहिए उसको आप भरपूर निभा रही हैं, और लेकिन वो लोग नहीं देखिए नहीं मुद्दा सर, आप जोसेफ गोबल्स का नाम जानती हैं? आप जोसेफ गोबल्स कौन था? गूगल करिएगा, हिटलर का प्रोपेगेंडा का चीफ था वो पिक्चर अपने हिसाब से बनाकर उस जर्मन देश में जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक, सबसे बड़े चिंतक, शोधक, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग रहते थे, ऐसे देश को उन्होंने इतना कट्टर बना दिया। तो ये तो हिंदुस्तान परिप्रेक्ष्य है, वो आपका परसेप्शन है, लेकिन सर क्या यही बड़ा कारण है कांग्रेस हर राज्य में? बस यही कारण, ऐसा नहीं हो सकता सर। बिल्कुल यही कारण है। और जनता इतनी तो भोली भाली नहीं हो सकती। जनता भोली भाली, जो 19 विधायक आए सर, वो भी तो राष्ट्रीय मीडिया देख रही होगी सर कहीं ना कहीं। नहीं, हम तो देखिए बच के आ गए। मैंने आपकी वो मेहनत है, आपकी वो सेवा जनता की है, जो अगर आप आए, ऐसा नहीं है। देखिए हम बच के आए जी सर, कब तक बचेगा? जी यही तो बात है, कब तक बचेंगे, कब तक लड़ेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ, जो 51 हारे उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, और 2 कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर और लड़ने की जरूरत है। व्यक्तिगत तौर से कांग्रेस को जो हमारे प्रत्याशी हैं या जो भावी प्रत्याशी हैं जो आगे चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, घर घर जाकर व्यक्तिगत तौर से अथक प्रयास करने की आवश्यकता है। इस प्रयास में हम लोग एकजुट रहेंगे। और देखिए लड़ाई ऐसा ना, अंग्रेज 300 साल हिंदुस्तान पे राज करके गए, आज़ादी मिली ना, ये जो साल तो कांग्रेस को भी मिले हाँ, तो कांग्रेस ने बहुत करा, जिस अस्पताल में नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी या पुष्कर धामी जी या जितने लोग ये पैदा हुए हैं, या सुमित हृदयेश एम्स में पैदा हुए, किसने बनाया ये अस्पताल? जवाहरलाल नेहरू। देन नहीं दी, उनका कर्तव्य था, उनका कर्तव्य था। तो अब देखिए ऐसा ना बहुत करा है। जब आज़ादी मिली थी तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक इस हिंदुस्तान में, जो गुलाम हिंदुस्तान था, 1947 में एक महिला के लिए 34 साल थी और एक पुरुष के लिए 33 साल थी। आज क्या है? 65 और 62। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आया ना, टीकाकरण, ये कोविड का कोई अनोखी चीज़ थोड़ी ना हुई।
इससे पहले पल्स पोलियो से लेके स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, क्या क्या कितने प्रकार के टीकाकरण अभियान चलाए गए मुफ्त में, निःशुल्क। बहुत सारे कार्य हुए। तो इसलिए अब देखिए वही है, लड़ाई में हमें हार नहीं माननी है। चलिए सर, आपने राष्ट्रीय मुद्दा बताया, राष्ट्रीय मीडिया बताया, बट मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि सर जो कांग्रेस की हार हुई है, कहीं ना कहीं उम्मीद जनता भी कर रही थी और जो परंपरा कह रही थी कांग्रेस आएगी, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया के अलावा सर आपको क्या लगता है कि क्या और कारण हो सकते हैं? क्या जो पार्टी में मतभेद है वो हो सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी मुद्दों को नहीं उठा पाई वो हो सकता है? क्या कारण आपके हिसाब से लगता है कि इस पर वर्क कांग्रेस को करना चाहिए? नहीं, आपकी बात सही है। केवल एक जगह दोष नहीं बनता है, हमारी बहुत सारी गलतियां हुई। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जो बहुत सारी गलतियां होती हैं, जब लहर चलती है या हवा चलती है ना, वो गलतियों की अनदेखी हो जाती है। ये जो 47 भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन के आए हैं, सोने के आभूषण पहन के या सोने के आभूषण इन्होंने नहीं पहनाए, इनकी भी गलतियां थी, इनकी ज़्यादा गलतियां थी, एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन आज क्योंकि कांग्रेस की स्थिति ये है, तो कांग्रेस की जो गलतियां हैं उसमें प्रकाश डाला जा रहा है। तो अवश्य हमारे जो मतभेद हैं, एक तो कांग्रेस पार्टी में जो समस्या है और जो खूबसूरती है वो ये है कि ज़्यादा ही लोकतांत्रिक पार्टी है। खुलेआम सरेआम हम इजहार इश्क कर देते हैं। ज़्यादा जाता है पार्टियों में, नेताओं में। जी, इजहार इश्क जो हमारा है वो खुलेआम है। तो बस वो जो इजहार इश्क हम खुलेआम करते हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा कटेल करें और पार्टी मानते हैं कि थोड़ा मंथन जरूरी है पार्टी में, अवश्य मंथन तो बड़े, पार्टी क्या प्रसार बड़े, जो कि घटता जा रहा है लगातार। अलग नहीं, प्रसारों में कभी नहीं आई। 4 राज्यों में सिमट के रह गई कांग्रेस। कोई दिक्कत नहीं है जी। भारत की आज़ादी से लेकर अभी तक अगर एक पूरी किताब इतनी मोटी है तो उसमें 2 ही पन्ने अभी तक भारतीय जनता पार्टी के, बाकी पन्ने हमारे हैं। आगे और बढ़ाएंगे पन्नों को। बिल्कुल। सर आखिर में बस यही जानना चाहूँगी, हालांकि आपने बोला कि जनता की सेवा, आपके घर में जो भी लोग आए हैं वो आपकी मेन प्रायोरिटी रहेगी, फिर भी मेरा सवाल आपसे ये हो कि मेन प्रायोरिटी हल्द्वानी में अगर आप देखें तो पहले क्या कॉलेज के छात्र लगातार हंगामा कर रहे थे वो होगा, या आप यहाँ पर जो अब तमाम अलग अलग मुद्दे हैं, आईएसबीटी का बनाने का मुद्दा है, लगातार चिड़ियाघर का मुद्दा है, तमाम यहाँ के जो निजी मुद्दे हैं, सर आपके हिसाब से हल्द्वानी की जो काम की शुरुआत आप करेंगे किस तरीके से करेंगे? क्या विजन आपने सोचा हल्द्वानी वासियों के लिए? नहीं, देखिए अवश्य हमने सोचा था कि कांग्रेस की सरकार आती तो हम एक टाइमलाइन के साथ, एक समय सीमा के साथ मैं आपको ये जवाब देने में मेरे को आज बहुत हर्ष और उल्लास होता कि इतने दिनों में हम आईएसबीटी बनाएंगे। लेकिन क्योंकि अब हमारी सरकार नहीं आई, और जैसा मैंने कहा आपसे, विकास मुद्दा नहीं रहा इस चुनाव में, लेकिन हमारे लिए है, हमारे लिए तो उस विकास की लड़ाई हम लड़ेंगे। क्योंकि देखिए वो केवल आईएसबीटी एक वो नहीं है, मकबरा नहीं है या बिल्डिंग नहीं है, उससे हजारों हजारों लोगों के रोजगार जुड़े हैं। अगर जू बनेगा, पर्यटन स्थल हल्द्वानी बनेगा, लाखों लोग को उससे फायदा मिल सकता है पर्यटन के माध्यम से। तो ये तो आम जनमानस की लड़ाई है, इस लड़ाई में हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे और मेरे ख्याल से हम पूरा प्रयास करेंगे। और हमारे प्रयास जो है, देखिए माता जी ने से जितनी शिक्षा दीक्षा बतौर राजनीति सामाजिक क्षेत्र जो प्राप्त हुई है, उससे हमने केवल एक ही बात सीखी है कि कभी सर झुका के नहीं चलना है। लोगों की मांग जो होती है, जो क्षेत्र की मांग होती है, भरपूर आवाज़ से और सर उठाकर उस मांग को हम मांगेंगे भी। और मेरा विश्वास है कि ये क्षमता मुझ में है कि मैं काफ़ी हद तक विकास कार्यों को करा पाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थे हमारे साथ सुमित हृदय जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि जनता के सामने अपनी अपने आंखों को खोलकर अपने सर को उठाकर जाएंगे, विधानसभा में मुद्दा रखेंगे और विकास का मुद्दा अहम रहेगा, जिसको लेकर पूरा कामकाज किया जाएगा, ताकि जो अब तक काम निरंतर हल्द्वानी में हुए हैं वो आगे भी होते रहें और कोई भी तमाम अलग राजनीतिक विपक्षी पार्टियां इस पर राजनीतिक रोड़ लगाने की कोई कोशिश ना करें। लेकिन फिलहाल आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।